कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खूंखार जीवों का आतंक फैला हुआ था। यहीं हमें इस दुनिया का रखवाला किंग कांग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले से बिछाए एक फंदे में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक भांप लिया कि सामने झील की गहराई में कोई भारी खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कांग को पानी में जाने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी यह चालाकी कांग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे बढ़िया शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कांग बिना हिचकिचाए सीधे झील में उतर गया और मजे से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी ना जाए, इसीलिए वह पानी पीने का दिखावा करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा दैत्य तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कांग को भी खतरे की भनक लग गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तभी एक विशालकाय ड्रैगन अपना बड़ा जबड़ा खोलकर उस पर झपट पड़ा। यह देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसका प्लान काम कर गया और वह फौरन किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर कांग जमीन की हर जंग जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन से पहली बार टकरा रहा था। कांग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील की गहराइयों में ले गया, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि गुस्से में कांग कितना खूंखार हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कांग से हमेशा के लिए छूट गया है, लेकिन अगले ही पल किंग कांग का विशाल अस्त्र सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कांग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके आगे पटक दिया। यह देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कांग उसकी बुरी तरह धुनाई करेगा, लेकिन कांग ने कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे चलने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कांग अपने जैसे साथियों को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस अनजान दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर रोज भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के आदमखोर भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर तंग करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह लंबी छलांगों के सहारे किसी तरह जान बचाता। लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की फिराक में थे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और भिड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान रहेगा, लेकिन उन्हें भनक नहीं थी कि किंग कांग पहले से ही घात लगाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कांग का फंदा एक्टिव हो गया और भेड़िया सीधे ट्रैप में फंस गया। खाईनुमा गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार हो गए। सही मौका ताड़ते ही कांग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में दे मारा। जैसे ही जाल एक एक करके ट्रिगर हुए, पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे गिरने लगीं और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं कुचल गए। लेकिन धूल छंटते ही कुछ बचे हुए भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को राजी नहीं थे। क्रोध में आकर किंग कांग ने एक भेड़िए की लाश दबोची और अपना बाहुबल दिखाते हुए उसे चीरकर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि शिकार मिलने के बावजूद किंग कांग के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसका जीना हराम कर रखा था। इसी बीच घात लगाकर बैठी एक छिपकली मौका पाते ही मांस का टुकड़ा झपट कर भागने लगी। किंग कांग फौरन उसे दबोचने के लिए लपका, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से गूंजी एक आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस गूंज को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे पुकार रहा है, इसलिए वह बिना रुके उस दिशा में भाग निकला। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक दिखा, जो हूबहू उसी की जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों की इस तलाश के बाद भी वह तन्हा था और यही अकेलापन उसे भीतर से खोखला कर रहा था। आखिरकार असहनीय दर्द ने उसे इंसानों से मदद की गुहार लगाने पर विवश कर दिया। वह न चाहते हुए भी इंसानी सरहद में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कांग पहाड़ी पर ढेर हो गया और मदद की राह देखने लगा। तभी किस्मत से रिसर्चर्स की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने एहतियात के तौर पर उसे भारी मात्रा में बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह वहीं अचेत हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे काबिल डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने पल भर की भी देरी की बिना उस सड़े हुए दांत को खींचने के लिए मजबूत स्टील के तार से उसे कसकर बांध दिया। इतने में ही कांग के मुंह से भयंकर सड़ी हुई बदबू छूटी। पूरी तैयारी होते ही जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पूरी ताकत से ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके में किंग कांग का विशाल दांत उखड़कर बाहर आ गया। जब किंग कांग को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका पुराना दांत अब एक बेहद मजबूत टाइटेनियम के दांत में तब्दील हो चुका है। इस नए दांत के साथ उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास आ गया, जिससे उसे लगा कि अब वह किसी को भी धूल चटा सकता है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में अचानक किंग कांग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल गूंज उठा, जिसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। इस सिग्नल की असलियत जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक बचाव दल तैयार किया और खोज शुरू की। उन्होंने किंग कांग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी, जो सीधा कांग की दुनिया की ओर खुलता था। जैसे ही वे दाखिल हुए, उनका स्पेसक्राफ्ट भयानक गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींचने लगा और पलक झपकते ही वे उस तिलिस्मी दुनिया में पहुंच गए। अपने इलाके में पहुंचते ही कांग ने देखा कि उसका जमा किया हुआ खाना गायब है। उसने फौरन अपनी
कुल्हाड़ी संभाली और सीधे ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक गहरी दरार के भीतर से हल्की नीली चमक बाहर आ रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। हकीकत जानने के लिए उसने बिना सोचे समझे सीधे उस अथाह गहराई में छलांग लगा दी। घोर अंधेरे में कदम रखते ही उसकी कुल्हाड़ी खुद ब खुद चमकने लगी। उस रोशनी के पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीबोगरीब चमकदार पत्थर बिखरे हैं, जो उस चमक पर असर दिखा रहे थे। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई भयानक दहाड़ गूंजी। वह उस दहाड़ का पीछा करते हुए झरने के उस पार पहुंचा, जहां उसे एक बिल्कुल नई छुपी हुई दुनिया दिखाई दी। कदम कदम पर आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके आगे एक बेहद खौफनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कांग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी तान कर खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच का फासला घटा, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा पड़ता गया और जब करीब आया तो हकीकत कुछ और ही निकली। असल में वह कोई दानव नहीं, बल्कि एक नन्हा सा मासूम सुनहरे बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर कांग खुद भी हैरान रह गया। सदियों में पहली बार अपने जैसे किसी जीव को देखकर किंग कांग तुरंत झुक गया और अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर टिका दी। इसके बाद उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपनों को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कांग के हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। इतनी मुद्दतों बाद अपने हमनवा को पाकर किंग कांग उसे इतनी आसानी से ओझल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह फौरन बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक साया आ धमका, जिसे देखकर वह सन्न रह गया, क्योंकि उसने आज तक अपने कद का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कांग उसकी ओर बढ़ा, तभी दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से घात लगाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उस गंजे के चेहरे की कुटिल मुस्कान बता रही थी कि वे जंग के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कांग ने भी अब उनका खात्मा करने की ठान ली। उसने तुरंत एक भारी पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला के मुंह पर दे मारा। तैश में आकर गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन कांग ने दांव पेंच से उसे भी धूल चटा दी। कुछ ही पलों में उसने सबको जमीन सूंघा दी, यहाँ तक कि गंजा कांग की कुल्हाड़ी हाथ में थाम कर भी कुछ न बिगाड़ सका और बुरी तरह चित हो गया। जैसे ही किंग कांग अपना हथियार उठाने लगा, तभी नन्हा पीला बंदर अचानक झपट कर आया और उसके चेहरे पर वार करने की नाकाम कोशिश करने लगा। यह देखकर किंग कांग ने उसे भी दबोच लिया और उसी को हथियार की तरह भांजते हुए बाकी गोरिल्लाओं की जमकर मरम्मत कर दी। हालांकि वे समझ चुके थे कि वे किंग कांग का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे एक एक करके उस पर टूटते रहे। इसी झड़प के बीच एक बंदर फिसल कर खाई में गिरने लगा, लेकिन किंग कांग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे फौरन थामकर ऊपर खींच लिया। मगर एहसान मानने के बजाय उसने जमीन से खंजर उठाकर किंग कांग पर ही वार कर दिया। यह देखकर किंग कांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने एक जोरदार लात जड़कर उसे दोबारा उस गहरी खाई में धकेल दिया। यह हश्र देखकर गंजा थरथरा उठा और फौरन उल्टे पैर भागने लगा। किंग कांग ने जमीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ उछाला, जो सीधा जाकर उसकी खोपड़ी पर लगा। गहरी चोट खाने के बावजूद वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी किंग कांग ने झाड़ियों में दुबके उस पीले बंदर को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने जमीन से उस गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्लाओं के अड्डे तक ले चले। लाचार होकर छोटा बंदर आगे आगे चलने लगा और किंग कांग उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाता गया। जैसे जैसे वे अंदरूनी इलाके में बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें कई डरावने शिकारी जानवर नजर आने लगे। इस शांत दिखती वादी के हर कोने में मौत छिपी हुई थी। छोटा बंदर अपनी जान बचाने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां आदमखोर ड्रैगन का बसेरा था, मगर उसे क्या मालूम था कि किंग कांग के फौलादी इरादों के आगे उसकी यह चाल फुस हो जाएगी। अचानक वही विशालकाय ड्रैगन सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कांग ने घबराने के बजाय चंद मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर सुकून से बैठकर उसका गोश्त खाने लगा। यह देखकर छोटा बंदर भी पास आना चाहता था, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा सका। किंग कांग ने उसकी बेबसी देखकर खुद ही मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, फिर भी छोटा बंदर उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह देखकर किंग कांग बिफर गया और उसने मांस जमीन पर पटक दिया, मानो कह रहा हो, खाना है तो खा, वरना भाड़ में जा। भूख से बिलबिला रहा बंदर फौरन मांस पर टूट पड़ा और हर निवाले के साथ उसका दिल पिघलने लगा। उसे समझ आ गया कि किंग कांग उतना जालिम नहीं है जितना वह मान बैठा था। धीरे धीरे वह हौसला जुटाकर किंग कांग के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और दोनों सुकून से एक साथ वक्त बिताने लगे। इस लम्हे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ फुर्सत के पल साझा कर रहा हो, मगर उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे, कयामत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वे साम्राज्य की गहराई में पहुंचे, तभी किंग कांग ने आखिरकार अपनी पूरी बिरादरी को देखा। लेकिन यह मंजर देखकर उसका दिल दहल गया कि वे सब किस कदर जुल्म सह रहे थे। वे सभी बंधुआ मजदूरों की तरह पिसने को मजबूर थे और उनका वजूद किसी नर्क जैसा बन चुका था। इसी बीच एक लाचार बूढ़े बंदर से गलती से भारी पत्थर छूट गया, जिससे बौखलाकर एक जालिम गोरिल्ला ने उसे बेरहमी से पीट दिया। ये जुल्म देखकर किंग कांग बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर दे मारी और उस बूढ़े बंदर
बंदर को सहारा देकर उठा लिया। तभी वहां तैनात सिपहसालार गुस्से में कांग की तरफ लपका और उसे दूर रहने की धमकी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कांग की इस बगावत ने बाकी गुलाम बंदरों में एक उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा यह सारा तमाशा देख रहा था। उसने तुरंत जाकर अपने क्रूर आका स्कार किंग के कान भर दिए। गोरिल्ला की फरियाद सुनते ही स्कार किंग का पारा चढ़ गया। जैसे ही वह अपने तख्त से उठा, रास्ते में खड़े सारे बंदर खौफ से सिर झुकाते चले गए, मगर किंग कांग सीना ताने वहीं डटा रहा। स्कार किंग ने तिरछी नजरों से उसे नापा और कांग के जबड़े में जड़े धातु के दांत को देखकर ठहाका लगाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी वहशत का मुजाहिरा करते हुए एक बेकस बंदर को लात मारकर उबलते हुए लावा में झोंक दिया। यह वहशियाना हरकत देखकर किंग कांग का खून खौल उठा। अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से रीढ़ की हड्डी वाला कोड़ा निकाला और किंग कांग को सबक सिखाने की मुद्रा में आ गया। किंग कांग ने भी बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी तान ली और दोनों दिग्गजों के बीच विनाशकारी जंग छिड़ गई। लंबे हथियार की पहुंच का फायदा उठाकर उसने अचानक वार कर दिया और किंग कांग एक पल के लिए लड़खड़ा गया। स्कार किंग ने हथियार पर जड़े जादुई क्रिस्टल की ताकत से कांग पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। बदले की आग में कांग उस पर टूट पड़ा। जिस्मानी ताकत में वह किंग कांग के आगे टिक नहीं सकता था, इसलिए वह दूरी बनाकर लगातार पैंतरे बदलता रहा और किंग कांग को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगा। इसी खींचतान में किंग कांग की कुल्हाड़ी भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मौका ताड़ते ही उसने अपने चाबुक से किंग कांग का गला जकड़ लिया और उसका दम घोंटने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि उसने जंग फतह कर ली है, लेकिन किंग कांग ने अपने पूरे जिस्म का जोर लगाकर उसे उखाड़ फेंका और जोर से जमीन पर पटक मारा। किंग कांग ने कुछ ही पलों में उसे धूल चटा दी। तभी बौखलाए स्कार किंग ने तय किया कि वह अपना सबसे घातक तुरुप का इक्का चलेगा। जैसे ही उसके हथियार का क्रिस्टल नीली आग सा चमका, तभी बाकी गोरिल्लाओं ने विशाल पत्थर गिराकर लावा का मुहाना रोक दिया। ठीक उसी पल गहरी गुफा में कैद उस खौफनाक दानव की नीली आंखें अंगारे की तरह जल उठी। खौलता हुआ लावा पल भर में पाले में बदल गया और बाहर निकला वह महाकाय दैत्य टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी कायनात को बर्फानी युग में धकेल दिया था। स्कार किंग ने फौरन उसे कांग को नेस्तनाबूद करने का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस गुलामी से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही क्रिस्टल के जरिए उस पर दर्द का कहर बरपाया गया, वह तड़प उठा और लाचारी में उसने बर्फानी हमला झोंक दिया। किंग कांग ने फुर्ती दिखाते हुए ऊंची छलांग लगाई और पहली बर्फानी फुहार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी को ढाल बनाकर खुद को रोकने की कोशिश की, मगर शीमो की कुदरती ताकत के आगे उसकी सारी कोशिशें पस्त होने लगी। देखते ही देखते उसका दायां हाथ सुन्न पड़ने लगा और बर्फ की मोटी परत में जम गया। इस अप्रत्याशित हमले से उसका दाहिना बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी ताकत जवाब देने लगी। मौका मुफीद देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसका काम तमाम करने का फरमान जारी कर दिया। जैसे ही जानलेवा वार होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर उसे जान बचाकर भागने को कहने लगा। उसी वक्त शीमो ने मजबूरी में फिर से बर्फ का सैलाब छोड़ दिया। यह देखकर किंग कांग तुरंत घूमा और बिजली की तेजी से सुरंग में दाखिल हो गया, मगर अभी भी उसके पीछे सैकड़ों वहशी बंदर शिकारी कुत्तों की तरह लगे हुए थे। गनीमत यह थी कि सालों के तजुर्बे की बदौलत कांग ने जंगलों में कई फंदे छुपा रखे थे, लेकिन उन हमलावरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि जख्मी कांग को उन्होंने जल्द ही एक अंधी गुफा के मुहाने पर घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ वही आखिरी जाल बचा था जिससे पासा पलट सकता था। मगर जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, वे इस दफा अचानक चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत जमीन पर बिछी उस लता को ताड़ लिया जो फंदे को सक्रिय करने वाली थी। जब कांग ने देखा कि उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी है, तब उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। ठीक उसी क्षण चोटी के ऊपर लगा जाल अचानक सक्रिय हो गया और सैकड़ों टन वजनी चट्टानें सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ी, जिससे वहां मौजूद तमाम हमलावर पत्थरों के मलबे में दफन हो गए। तभी कांग ने राहत भरी सांस लेते हुए देखा कि उस जाल को ट्रिगर करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही नन्हा पीला बंदर था। अब कांग बुरी तरह लहूलुहान था और उसमें लड़ने की रत्ती भर ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह छोटे बंदर के कंधे का सहारा लेकर इंसानी बेस की ओर लौटने लगा। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि पत्थरों के नीचे दबा एक जासूस बंदर अभी भी सांसें ले रहा है। उधर कांग के पीछे पीछे आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका एडवांस्ड बेस पूरी तरह खंडहर बन चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान पर छपे एक दैत्याकार पंजे के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस पाताल लोक में कांग की प्रजाति के और भी दानव आबाद हैं। जल्द ही वे घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़े, जहां उन्हें एक प्राचीन तकनीकी यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही उस बच्ची ने उसे छुआ, उसी पल चट्टानों से फव्वारे फूट पड़े और पानी नीचे की ओर बहने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज जलधारा बन गया और जंगल के भीतरी हिस्से की ओर मुड़ गया। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते करते एक रहस्यमयी पारदर्शी दीवार के सामने आ पहुंचे, जिसने घने जंगल के भीतर एक गुप्त साम्राज्य को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस ऊर्जा कवच को छुआ, उसमें नीली तरंगे दौड़ने लगी। ये देखते ही उन्होंने फौरन उस दीवार में एक सुराख बना दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा विस्मयकारी नजारा आया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दीवार के पीछे एक बेहद खूबसूरत और हैरत अंगेज दुनिया आबाद थी, जिसकी कल्पना भी आज तक किसी इंसान ने नहीं की थी। जैसे ही वैज्ञानिकों ने
उस पावन धरती पर कदम रखा, तभी अचानक वहाँ के मूल आदिवासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये लोग दिखने में इंसानों जैसे थे, मगर उनका रहन सहन और लिबास बिल्कुल अनोखा था। वे वैज्ञानिकों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधे अपने महफूज कबीले में ले गए। वहां पहुंचकर वैज्ञानिकों को मालूम हुआ कि ये कबीलाई लोग युगों युगों से धरती के गर्भ में रहकर उस महापोर्टल की हिफाजत कर रहे हैं जो सीधे ऊपर की इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। स्कार किंग बरसों से इसी गुप्त रास्ते की तलाश में भटक रहा था ताकि वह इस महाद्वार के रास्ते इंसानी दुनिया को अपना गुलाम बना सके। ठीक उसी वक्त इंसानी खुशबू को सूंघते हुए किंग कांग भी वैज्ञानिकों के करीब पहुंच गया, लेकिन उस अदृश्य ऊर्जा दीवार के चलते वह अंदर का नजारा नहीं देख पा रहा था। इसलिए कबीले के बुजुर्गों ने उस मायावी दीवार में एक बड़ा रास्ता बना दिया, जिससे कांग आसानी से भीतर आ गया और सीधे अपनों के बीच पहुंच गया। मगर वे इस बात से बेखबर थे कि यह सारा गुप्त रास्ता पीछा कर रहे उस जासूस बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कांग इंसानों के सामने पहुंचा, उसका शरीर जवाब दे गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने फौरन जांच की और पाया कि कांग का दायां बाजू शीतदंश फ्रॉस्ट बाइट से बुरी तरह गल चुका है और वह पूरी तरह लाचार हो गया है। यह नाजुक हालत देखकर चीफ इंजीनियर को अचानक एक अनोखा विचार आया। उसे फौरन उस प्रोटोटाइप बीस्ट आर्म की याद आई। यह वही सुपर मेका आर्म था जिसे इंसानी वैज्ञानिकों ने कभी कांग की ताकत को कई गुना बढ़ाने के मकसद से गुप्त रूप से तैयार किया था। किस्मत अच्छी थी कि यह भारी भरकम गैजेट अभी भी तबाह हो चुके रिसर्च स्टेशन के गहरे भूमिगत स्टोर में पूरी तरह सुरक्षित रखा हुआ था। पलक झपकते ही डॉक्टर उसे भारी क्रेन से वहां से निकाल लाए और सीधे कांग के जख्मी बाजू पर फिट करने के लिए छोड़ दिया, और तभी वह हाईटेक मशीन खुद हरकत में आई और कांग के घायल हाथ के साथ पूरी तरह लॉक हो गई। जैसे ही उस बायोमैकेनिकल आर्म के भीतर मौजूद जादुई दवा कांग की रगों में उतरी तो बेसुध पड़े कांग के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसकी दहाड़ और आंखों की चमक साफ बयां कर रही थी कि वह इस नए फौलादी कवच से बेहद खुश था। लेकिन तभी अचानक नन्हा बंदर जंगल को चीरता हुआ बदहवास हालत में वहां आ धमका। उसने इशारों में कांग को खबर दी कि स्कार किंग ने गुप्त पोर्टल का पता लगा लिया है और वह अपनी बर्फानी ताकत शीमों के साथ कबीले को रौंदने आ रहा है। अकेला घायल कांग और शीमों की साझा ताकत के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद इंसानी दुनिया में जाकर सदियों से अपने सो रहे गॉडजिला को, लेकिन उसे अंदेशा नहीं था कि वह अपनी मदद के लिए मददने जा रहा है। वही गॉडजिला उसकी सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला है। अचानक मिस्र के पिरामिडों के आसपास की रेतीली जमीन में झलझला और नीचे से एक मैकेनिकल हाल। यही वह गुप्त इलाका था जो सीधे धरती की सतह से जल्द ही कांग उस सुरंग से बाहर की भारी गूंज होते ही गॉडजिला गहरी नींद से अंगड़ाई लेकर और बिना एक पल विनाशकारी तेजी से उसकी ओर जैसे ही वह कांग के रूप गॉडजिला को लगा कि कांग उसकी सलकारने आया, इसलिए वह बिना कोई पूरी आक्रामकता से उस पर उसकी दहकती आंखों का गुस्सा चीख कर कह रहा था कि कांग का नाम निशान मिटा अपनी ओर मौत गॉडजिला को देखकर कांग ने हाथ उठाकर उसे शांत करने की मिन्नत की, मगर गॉडजिला किसी समझौते के मूड में उसने एक ही भीषण टक्कर से कांग को हवा में उड़ाते सैकड़ों मीटर दूर गॉडजिला के बेल को देखकर कांग ने उसे पीछे से दबोचने की कोशिश किसी तरह की आक्रामकता, लेकिन आंखों में रेत गॉडजिला का पारा और उसने बिजली की पलटती से पलटकर कांग के हाथ को अपने जबड़ों में खींच लिया और जोरदार पटकनी दी, जिससे कांग का सिर चकरा संभल से पहले ही गॉडजिला जानलेवा चार्ज जब बातचीत की सारी उम्मीदें खत्म, कांग ने भी अपने नए मेकान से धुआंधार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला के सबसे विध्वंसक, लेकिन मैकेनिकल बेजोड़ की बदौलत कांग ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। मगर जब कांग ने कि वह इस महाबली को पछाड़ नहीं पाएगा, तब उसने बिना वक्त उसे अपनी फौलादी पकड़ में जबरन पोर्टल के मुहाने की तरफ खींचना शुरू। उधर कबीले वालों ने फौज को रोकने के लिए एक जादुई रसायन के पानी में जैसे ही वह तरल पानी में चमत्कारी प्रक्रिया शुरू प्राचीन तकनीक ने दो विशालकाय पिरामिडों को आपस में खींचना शुरू किया और जैसे ही ये दोनों पिरामिड आपस में जुड़ते इलाके का गुरुत्वाकर्षण था, जिससे हर चीज हवा में तैरने और स्कार किंग के रास्ते पोर्टल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। लेकिन वे दोनों पिरामिड पूरी तरह लॉक हो पाते उससे पहले ही स्कार किंग अपनी सेना के साथ वहां आ धमका। उसने तुरंत उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम की काट पहचान ली। उसने तुरंत शीमों को हुक्म दिया कि वह अपनी बर्फानी सांसों से दोनों पिरामिडों के बीच के मैकेनिज्म को फ्रीज कर दे। तभी अचानक पोर्टल के मुहाने से एक जबरदस्त धमाका हुआ और नीली रोशनी का बवंडर फटा। अगले ही पल गॉडजिला और कांग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए मलबे को चीरकर मैदान में आ गिरे। जैसे ही गॉडजिला की अंगारे जैसी नजरें शीमों और उस धूर्त स्कार किंग पर पड़ी, उसे फौरन
फौरन पूरी साजिश समझ आ गई कि कांग उसे यहाँ क्यों लाया था। इसलिए बिना एक पल भी गंवाए वह कांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन पर पिल पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो की आड़ लेकर आगे बढ़ा। मुकाबला बराबरी का था और दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही चारों महादानव आपस में टकराए, पिरामिडों पर जमी बर्फ के परखच्चे उड़ गए और वे आपस में टकरा गए। उस भयानक टक्कर से निकली ऊर्जा तरंग ने पूरी घाटी की ग्रेविटी को शून्य कर दिया। मैदान में मौजूद हर शख्स और महाबली हवा में तैरने लगे। मगर इस शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी गॉडजिला ने गजब का संतुलन दिखाया और तैरते हुए सीधे शीमो की ओर लपका। वहीं दूसरी ओर चालाक स्कार किंग ने जमीन पर तैरती कांग की कुल्हाड़ी लपक ली और उसी से कांग पर जानलेवा वार कर दिया। मगर कांग ने अपने फौलादी आर्म को आगे अढ़ाकर हर वार को नाकाम कर दिया। कुछ ही पलों में पासा पलटने लगा और कांग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। लेकिन तभी बाकी गोरिल्लाओं ने पीछे से कांग को घेरना शुरू कर दिया। यह नाजुक मौका देखकर नन्हा पीला बंदर भारी पत्थर फेंक फेंक कर कांग की मदद में जुट गया। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर शून्य तापमान वाली बर्फानी फुहार छोड़ दी और पलक झपकते ही गॉडजिला को बर्फ के एक विशाल पहाड़ में तब्दील कर दिया। मगर गॉडजिला की असीम ऊर्जा के आगे यह बर्फ ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने अपने भीतर के एटॉमिक धमाके से एक ही झटके में बर्फ की चट्टानों को उड़ा दिया। ठीक उसी समय पिरामिडों का चक्र पूरा हुआ और एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद होते ही भयानक गुरुत्वाकर्षण वापस लौट आया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्कार किंग कांग की पकड़ से फिसला और सीधे खुले पोर्टल में कूद गया। उसे इंसानी दुनिया को तबाह करने से रोकने के लिए गॉडजिला और कांग भी आंख मूंद कर पोर्टल में कूद पड़े। लेकिन इस आपाधापी में कांग की जादुई कुल्हाड़ी वहीं पाताल लोक में छूट गई। दूसरी तरफ सतह पर रहने वाले बेखबर इंसानों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत का कितना बड़ा सैलाब उनकी चौखट पर आ चुका है। अचानक ब्राजील के समुद्र तट की ऊंची लहरें जम गईं और बर्फ के विशाल ग्लेशियर में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग अपनी गुलाम शीमो की पीठ पर सवार होकर सीधे इंसानी दुनिया के बीच आ धमका। खुले आसमान का सूरज देखकर उसने नीचे मौजूद लाचार इंसानों की तरफ मुंह करके अपनी वहशी दहाड़ मारी। अब उसे यकीन हो चला था कि इस हरी भरी दुनिया पर राज करने का उसका बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो चुका है। उसने शीमो को क्रूर आदेश दिया कि वह अपनी बर्फानी किरणों से पूरे आसमान को जमा दे। शीमो अपनी मर्जी के खिलाफ उस जादुई क्रिस्टल के दर्द से मजबूर होकर आसमान की ओर बर्फीला तूफान उगलने लगा। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और शहर के गगनचुंबी टावर बर्फ के वजन से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तभी कांग ने पीछे से आकर ऐसा वज्र जैसा घूंसा जड़ा कि स्कार किंग का 3 टन भारी जबड़ा टूटकर जमीन पर आ गिरा। तैश में आकर स्कार किंग ने शीमो को कांग का खात्मा करने का फरमान सुनाया। लेकिन उसी सेकंड गॉडजिला धुआंधार रफ्तार से वहां आ पहुंचा और उसने शीमो को रास्ते में ही दबोच लिया। अब बिना शीमो के कवच के स्कार किंग कांग के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसलिए उसने हताशा में पूरी की पूरी इमारत उखाड़कर कांग के ऊपर दे मारी। मगर उस मलबे से कांग की फौलादी काया पर कोई खास असर नहीं पड़ा। तभी अचानक शीमो ने गॉडजिला के चंगुल से छूटकर पीछे से कांग के फौलादी हाथ पर जानलेवा फ्रॉस्ट बाइट हमला कर दिया। शीमो की बर्फानी सांसों ने एक बार फिर कांग के उस मैकेनिकल आर्म को पूरी तरह जाम करना शुरू कर दिया। यह मंजर देखकर स्कार किंग अपनी जीत के नशे में मुस्कुराने लगा, मगर वह अपने ठीक पीछे खड़े गॉडजिला के विकराल गुस्से को भांपना भूल गया। गॉडजिला ने फौरन अपनी रीढ़ की हड्डियों में चरम ऊर्जा भर ली और उसका पूरा बदन बैंगनी गुलाबी रोशनी के एटॉमिक रेडिएशन से जगमगा उठा। अगले ही पल उसने अपनी विनाशकारी एटॉमिक बीम सीधे स्कार किंग पर दाग दी, मगर स्कार किंग घबराहट में छलांग लगाकर बाल बाल बच गया। उसने पलटकर अपने रीढ़ वाले कोड़े से गॉडजिला का मुंह बंद करने की गुस्ताखी की, मगर गॉडजिला ने उसके चाबुक को अपने जबड़ों में जकड़ा और एक ही झटके में चबाकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे शीमो को काबू करने वाला वह जादुई लाल क्रिस्टल टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। स्कार किंग पागलों की तरह उस क्रिस्टल को लपकने के लिए दौड़ा, मगर गॉडजिला ने उसे पूंछ की फटकार से दूर फेंक दिया। अब इस महायुद्ध का पूरा फैसला उस अकेले क्रिस्टल की किस्मत पर टिका था। जिसके हाथ में भी वह क्रिस्टल आता, जीत उसी की दासी होती। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर नन्हे पीले बंदर की नजर पोर्टल के पास पड़ी कांग की कुल्हाड़ी पर गई। वह पलक झपकते ही कुल्हाड़ी कंधे पर लाद कर इंसानी दुनिया के मैदान जंग में कूद पड़ा। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर चमक रहे उस लाल क्रिस्टल पर पड़ी, उसने बिना 1 सेकंड की भी देरी किए कांग की भारी कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस क्रिस्टल पर दे मारी। उस जोरदार वार से वह जादुई क्रिस्टल चकनाचूर होकर रेत की तरह बिखर गया। क्रिस्टल के खात्मे के साथ ही शीमो सदियों की गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह आजाद हो गया। अपने हाथ से बाजी फिसलती देख बौखलाया स्कार किंग नन्हे बंदर की गर्दन मरोड़ने के लिए लपका, लेकिन कांग दीवार बनकर बीच में आ गया और उसने मुक्कों की ऐसी बारिश की कि स्कार किंग के होश उड़ गए। अब उस तिलिस्मी क्रिस्टल के बिना स्कार किंग सिर्फ एक कमजोर और बेबस तिनका बनकर रह गया था। उधर आजाद हुआ शीमो कृतज्ञ नजरों से गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो अपने पुराने आका को
सबक सिखाने की इजाजत मांग रहा हो, और फिर हजारों सालों के जुल्म का बदला लेते हुए उसने वही किया जिसकी तड़प उसके सीने में दबी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से स्कार किंग पर ऐसी महाबर्फानी फुहार छोड़ी कि वह पलक झपकते ही बर्फ के पुतले में तब्दील हो गया। अगले ही लम्हे कांग ने उस जमे हुए बुत को हवा में उछाला और अपने फौलादी घूंसे से जमीन पर पटक कर उस अत्याचारी के वजूद के हजारों टुकड़े कर दिए। अब महाविनाश की यह जंग मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन कुदरत के बिगड़े संतुलन को संवारना बाकी था। तभी गॉडजिला ने खुले गगन की ओर मुंह करके अपनी एटॉमिक शक्ति से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ी, जिससे आसमान में छाए बर्फीले काले बादल छंट गए और सुनहरी धूप एक बार फिर मुस्कुराते हुए जमीन पर बिखर गई। इसके बाद टाइटन्स का राजा गॉडजिला समंदर की गहराइयों में अपनी मांद की ओर लौट गया और फिर गहरी नींद के आगोश में समा गया, और कांग अपने नन्हे वफादार साथी और शीमों के साथ पाताल लोक की उस हसीन दुनिया में वापस लौट आया, जहां उसने अपने पूरे कबीले के साथ मिलकर एक नए और आजाद युग की शुरुआत की। दोस्तों, अगर ये वीडियो जरा सी भी महत्वपूर्ण लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।